हेलो देयर, वेलकम बैक। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग की शुरुआत करी है या फिर करने वाले हैं। सीएमए इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 में कॉस्टिंग एक बहुत ही गजब का टॉपिक है और मतलब कह सकता हूँ सब्जेक्ट है जिसमें 60 प्लस लाने की गुंजाइश है, यानी कि लाया जा सकता है। एंड ये आपके पूरे ग्रुप के नंबर को ना बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। सो यस, एक स्कोरिंग पेपर है और इस स्कोरिंग पेपर को अगर आप दिसंबर 24 के लिए तैयार कर रहे हैं तो कैसे तैयार करना है, किन किन बातों पे ध्यान देना है, कुछ स्ट्रैटेजिक इनपुट्स भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। डेफिनेटली ये वीडियो आपको काफी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन देगा जो शायद आपको पता नहीं होगी। सो बिना कोई हिचक के इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड पूरा देखने के बाद अगर आपको लगे कि कंटेंट में दम था, लाइक करके जाना। चलो शुरुआत करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग देखो, कॉस्टिंग में ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले कभी भी किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ें, उसका सिलेबस अच्छे से समझना पड़ता है। तो अगर कॉस्टिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो सिलेबस में ना अपने पास में काफी सारे चैप्टर्स हैं। मोस्ट ऑफ इट इज प्रैक्टिकल एंड इसी वजह से ज्यादा टाइम लगता है इसको करने में। ये चैप्टर मतलब इन जनरल सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है। जैसे शुरुआत होती है, अब देखो आप एक एक करके ना सारे वही नाम है जो आपने ना फाउंडेशन लेवल पे भी ना कॉस्ट शीट में पढ़े हुए हैं। जैसे मटेरियल, एम्प्लॉय, ओवरहेड्स, ये तीन ना हमारे फंडामेंटल मैं कह सकता हूं खर्चे होते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो प्रोडक्ट को बनाते वक्त मटेरियल का खर्चा होता है, लेबर का खर्चा होता है और ओवरहेड्स का खर्चा होता है। तो इन तीन खर्चों को शुरुआत में एक फाउंडेशन के तौर पे पढ़ाया जाता है इन द सब्जेक्ट। ये तीनों ही काफी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, पढ़ने में समय लगता है और बहुत कुछ है यहाँ पे पढ़ने को। तो ये इंटरेस्टिंग एरिया है, लेकिन हाँ इसको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आता है थोड़ा सा बोरिंग एरियाज। फ्रैंकली मैं ना सीधी बात करने वाला आदमी हूं। मैं हूं टीचर, भले ही सही बात है, लेकिन फिर भी सीधी सीधी बात करता हूं और स्टूडेंट पर्सपेक्टिव का खास ख्याल रखता हूं। क्या स्टूडेंट को क्या अच्छा लगेगा, क्या अच्छा नहीं लगेगा। तो स्टूडेंट्स को आमतौर पे चैप्टर नंबर 4 और 5 से थोड़ी सी हिचक होती है, ऐसा मन में ना फील नहीं अच्छी आती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स जो बोल करके टॉपिक है, जिसे हम कॉस्ट बुक कीपिंग भी कहते हैं, ये टॉपिक वो है जहां पे आपको जर्नल एंट्रीज पोस्ट करनी पड़ती है, कभी कभार लेजर्स भी बनाने पड़ते हैं और एक आधा रिकंसिलेशन के सवाल भी होते हैं जो यहाँ पे करने पड़ते हैं। ये वो एरिया है जहां पे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉपर अच्छे से समझ में आती है कि कैसे क्या करना है। ट्रांजैक्शंस है बड़ा आसान चैप्टर, बट क्यों पता नहीं खामखा इसको लेकर के एक भ्रम है, इसको लेकर के एक चैलेंज है और वो चैलेंज की वजह से बच्चे इसे आमतौर पर पसंद नहीं करते हैं। इस चैप्टर को कईयों को बहुत पसंद आता है, बट आमतौर पे ज्यादातर बच्चों को ये अच्छा नहीं लगता। ये इस वजह से भी हो सकता है कि इस पूरे सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये इकलौता एक ऐसा टॉपिक है जो जाके कहां अकाउंटिंग से पेच लड़ा लेता है। बाकी सारे टॉपिक्स अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं है। इसीलिए बोल सकता हूं कि शायद कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स को लेकर के थोड़ा सा हिचक रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में। फिर आता है और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसे हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसको लेकर के तो मैं खुद बहुत परेशान हूं। वो इस वजह से कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जो कि इंस्टीट्यूट की मैट से भी नहीं पूछते ये लोग। अब आप बोलेंगे क्या बोल रहे हो? हाँ जी, सीएमए इंस्टीट्यूट की जो मैट है उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नाम से 13-14 पन्ने उन्होंने भरे हुए हैं। उनमें से जो भी कंटेंट लिखा हुआ है उस पे से क्वेश्चन आता ही नहीं है। क्वेश्चंस ये लोग देते हैं हमेशा कंसिस्टेंटली किताब के बाहर से। अब वो कहीं से भी आ सकता है। आमतौर पे जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सिलेबस आपके सिलेबस में डाला हुआ है वो इतना ही है कि आपको नाम पता चल जाए, थोड़ा बहुत अंदर का एक आधा कंटेंट पता चल जाए और कुछ नहीं। लेकिन ये लोग सवाल कंसिस्टेंटली पूछते हैं, काफी ज्यादा डिटेल्ड और काफी ज्यादा अंदर से खोद खोद करके, जो कि होता है आपके कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखे हुए। अब आप कहेंगे ये सब आता कहां से है भैया? तो भैया ये सारी चीजें फाइनल में एक सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, उस चैप्टर में या उस सब्जेक्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कवर्ड है ना, उधर से ये लोग लेते हैं। वहां पे यही टॉपिक जो आप यहाँ 13-14 पन्ने में पढ़ रहे हो, वहां 120-130 पन्ने का टॉपिक है एंड वहां से उठा उठा के ये लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। सो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 2022 सिलेबस में ही गड़बड़ शुरू हो गई। 2016 में भी कंसिस्टेंटली यही प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे आपने सिलेबस में बहुत ज्यादा चीज नहीं डाली। अगर जरूरत होती तो आप डालते, 40 पन्ने का अपना चैप्टर बनाते, बट इंस्टीट्यूट ने चैप्टर बना रखा है छोटा, सवाल काफी सारे ये लोग इधर उधर से पूछते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक टफ एरिया हो जाता है जहां पे नंबर स्कोर करना आमतौर पे बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आते हैं यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। बहुत बचकाना चैप्टर कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, बहुत इजी है। इनफैक्ट इसको कहना गलत नहीं होगा कि यूनिट कॉस्टिंग अगर आप कॉस्ट शीट पढ़ लेते हो तो आपका हो जाता है, और बैच कॉस्टिंग अगर आप मटेरियल ठीक से पढ़ लो तो वो भी हो जाता है। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग अलग से कोई एफर्ट नहीं लगेगा। जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग
इंटरेस्टिंग एरिया है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जैसा टॉपिक है जो कि अब तो सीए इंटर में से हट गया है, अब सिर्फ सीए में इंटर में रहा है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, बनाने को बड़े आराम से बनता है, थोड़ा सा एफर्ट लगता है, कुछ एक कैटेगरीज है जिसका ख्याल रखना होता है, बात बाकी आसान है, किया जा सकता है। प्रोसेस कॉस्टिंग बहुत आसान टॉपिक है, थोड़ा सा एफर्ट लगता है एक दो चीजों को समझने में, लेकिन ओवरऑल चैप्टर आसान है, मजेदार है। दो तीन एरियाज हैं जिनको अगर आप मास्टर करो, मास्टर करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है, मैं जब बोल रहा हूँ ना आसान, तो मैं ये नहीं बोल रहा अच्छा दूध पीते बच्चे की तरह आपको खिलाया जा सकता है, एकदम नहीं है। एफर्ट लगता है क्लास में, जब आप सवाल बनाते हैं थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ी प्रैक्टिस खुद से भी करनी पड़ती है, बट वंस यू डू दैट, ये चैप्टर आपको कभी धोखा नहीं देता, यहाँ पे नंबर मिलते हैं बढ़िया से। फिर आते हैं जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, इजी चैप्टर्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है, इन सब में भी मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। सर्विस कॉस्टिंग की बात करें तो ये भी आसान है, स्टूडेंट्स को कभी कभी टफ लगता है, खास करके उनको जिनके लिए मैथमेटिक्स थोड़ी सी ट्रबलसम है। इसके अलावा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आमतौर पे एक हार्ड टॉपिक कंसिडर किया जाता है, मार्जिनल कॉस्टिंग आमतौर पे थोड़ा सा हार्ड कंसिडर किया जाता है क्योंकि बच्चों को इसमें तकलीफ आती है, अगेन ये भी काफी मैथमेटिकल है। हालांकि जब हम लोग अपने लेक्चर शुरू करते हैं तो हम लोग मार्जिनल से जल्दी शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि मार्जिनल वो टॉपिक है जहां पे हम खुल करके ना बहुत सारे एरियाज को डिस्कवर कर सकते हैं कॉस्ट की दुनिया में। तो डेफिनेटली एक ऐसा एरिया है जिसको मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूं, स्टूडेंट्स को कभी कभार इसमें दिक्कत आती है, और क्यों ये थोड़ा सा अलग है भी उसके ऊपर में भी डिस्कशन करेंगे। फिर आते हैं बजट एंड बजटरी कंट्रोल के ऊपर में, जो कि अगेन बहुत सिंपल, बहुत सुलझा हुआ सा टॉपिक है, बट इसमें मैथमेटिक्स से ज्यादा ना कैलकुलेटर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। तो अगर आपको बड़े बड़े सवाल बनाने में दिक्कत आती है, कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है, ये चैप्टर आपको फंसा सकता है, बट अदरवाइज चैप्टर सिंपल है। एंड लास्ट में आता है कॉस्ट शीट, जो कि मुझे लगता है सबसे आसान चैप्टर है। आपने जितनी भी चीजें ऊपर पढ़ी हैं उन सबको मिला करके एक कलेक्टिव ज्ञान कॉस्ट शीट जैसे टॉपिक में कवर किया जाता है। यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जिस स्टेटमेंट को आप यूज करते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट यू आर मेकिंग। कॉस्ट का पूरा, अगर कॉस्टिंग की पूरी दुनिया की बात करें तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी बना रहे हैं भाई उसका सेलिंग प्राइस लास्ट में डिटरमाइन करना है। भैया कॉस्ट शीट सेम वही चीज है क्या जो हमने फाउंडेशन लेवल में पढ़ी थी? हाँ वही चीज है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, तो ये तो एडवांटेज वाली ही बात है। एंड द बेस्ट पार्ट इज सवाल भी आता है इसका। चलो ये तो हो गया भैया, और ये सारे चैप्टर्स क्या आपकी बुक में कवर्ड है क्या? हाँ भाई, हमारी जो मैट है उसमें ये सारे चैप्टर्स कवर्ड हैं एक्सेप्ट फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। भैया क्यों नहीं कवर्ड है? क्योंकि भाई इसका कोई है ही नहीं, सिर पैर ही नहीं है इस टॉपिक का, ये इंस्टीट्यूट मैट से भी नहीं पूछा जाता है, तो इसकी तैयारी अलग से कराई जाएगी, और अलग से मैं ट्राई करूंगा कि इस बार यूट्यूब पे ना इस पे एक डेडिकेटेड क्लास लूं। हालांकि फिर भी मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लगता कि क्लास लेने के बावजूद भी ये टॉपिक बहुत अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि आप समझिए एक 7 मार्क्स के टॉपिक के लिए आप 140 पन्ने नहीं पढ़ना चाहेंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस। अब आप बोलेंगे भैया मैट में तो 14 ही पन्ने हैं, हाँ तो मैं वो 14 पन्ने अगर पढ़ा दूं तो काम हो जाएगा क्या? अवश्य नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। इंस्टीट्यूट वहां से सवाल पूछेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हम एक्स्ट्रा एफर्ट मारेंगे एंड ट्राई करेंगे इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से प्रिपेयर करने का। बट हाँ, क्या ये मैट में मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा उसके कारण मैं बता चुका हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज भैया टोटल ड्यूरेशन आपके लेक्चर्स का क्या है? तो भैया अपने लेक्चर्स का तो 120 घंटे का ड्यूरेशन है। अब 120 घंटे का ड्यूरेशन मैं समझता हूं कि 70 स्लॉट्स आपको लगेंगे 2-2 घंटे के। और आप कहेंगे 1 मिनट मैथमेटिक्स नहीं समझ में आ रही, 120 घंटा 2 स्लॉट, 60 स्लॉट होना चाहिए ना 2 घंटे का अगर 1 स्लॉट है। अरे भाई मैं 70 स्लॉट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अधिकतर जो मेरी क्लासेस होती हैं वो 1.5 आवर्स के आसपास की होती है, करेक्ट। सो इट डजंट रियली गो टू 2 आवर्स। तो ऐसे में आप एक स्लॉट बैठोगे और आप 1 घंटे 40 मिनट की क्लास किए, उसके बाद 20 मिनट बच रही है आपकी, तो मुझे पता है कोई भी इतना ना ये बच्चा घड़ी लगा के नहीं पढ़ता है कि अरे 20 मिनट है मैं कोई और क्लास शुरू कर लेता हूँ, वो उठ ही जाएगा बच्चा। तो ऐसे में आमतौर पे मैं ऐसा मानना है कि 60 स्लॉट्स में पॉसिबल नहीं है अपने लेक्चर्स को कंप्लीट करना, 70 स्लॉट्स एट मिनिमम लगेंगे। अच्छा अब आते हैं अपने एकदम स्ट्रैटेजिक एरियाज में। हो गया अपना सिलेबस डिफिनेशन, हो गया अपने क्लासेस के बारे में बातें। अब अपने बात करते हैं अबाउट समथिंग व्हिच एक्चुअली मैटर्स इन द एग्जामिनेशन, यानी पेपर लीक करना शुरू कर रहा हूं मैं। अब कई बच्चे बोलेंगे क्या पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक? अरे भाई अपना अलग अंदाज है, अलग अंदाज में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह कॉस्टिंग के हर एक चीज को आप पहले से समझ करके जा सकते हैं और एग्जाम में कैसे आप झंडे गाड़ सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात करते हैं। आपके कॉस्टिंग के पेपर में, इनफैक्ट ज्यादातर पेपर्स में ऐसे ही आपका ओवरऑल ब्रेकअप है, जहां पे आपको 2 सेक्शंस देखने को मिलते हैं, एक होता है सेक्शन ए और एक होता है सेक्शन बी। सेक्शन ए में आएंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसमें 15 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछेगा 2-2 मार्क्स के, तो 30 मार्क्स यहाँ पे हो जाते हैं। मैंने मिनट्स क्यों लिखा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मार्क्स हो जाते हैं बेसिकली। सो 30 मार्क्स तो एमसीक्यू से ही आ जाते हैं, विच आई थिंक इज फेयरली इजी। एंड यहाँ पे ना 30 में से 20
से ऊपर के स्कोर उठाने एकदम पॉसिबल है। सो अच्छा एरिया है। फिर आता है सेक्शन बी में। सेक्शन बी में टोटल 7 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आपके सामने रखेगा और बोलेगा उसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का होगा और उसके आमतौर पे 2 पार्ट्स भी होंगे। सो 7+7 का ब्रेकअप होगा। एक आधा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें 7+7 का ब्रेकअप ना भी हो। और यहां पे 6 प्रैक्टिकल और 1 थ्योरी क्वेश्चन भी होगा, ये भी हमें पता है पहले से। अच्छी बात है, गुड। तो कई बच्चे अभी बोलेंगे, ये दिमाग में आ रहा होगा कि एक मिनट, आप कह रहे हैं कि बिना थ्योरी पढ़े पूरे कॉस्ट प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, पर इंस्टीट्यूट अगर पेपर पैटर्न में कुछ भी चेंज करे तो हो सकता है थ्योरी भी हमें फंसा दे, लेकिन अदरवाइज ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि जो भी अपना पेपर है वो पेपर में मैक्सिमम प्रैक्टिकल आप अटेम्प्ट करके निकल सकते हो। चाहो तो 100 में 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करके आगे बढ़ सकते हो। अच्छा भैया, अब आप एबीसी एनालिसिस क्या लिखे हो ये भी समझा दो जरा। तो भैया एबीसी एनालिसिस बेसिकली पूरे सिलेबस को ब्रेक डाउन करने का एक तरीका है, जैसे हम ये पता करते हैं कि कैटेगरी ए कौन से टॉपिक्स हैं, कैटेगरी बी कौन से और कैटेगरी सी कौन से हैं। आमतौर पे कैटेगरी ए वो टॉपिक्स होते हैं जो कि होते भी इजी हैं, एग्जाम में भी काफी ज्यादा आते हैं और आप इनको सिलेबस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रिपेयर करना चाहेंगे। कैटेगरी बी में वो आते हैं जो एवरेज से हैं, मेहनत ठीक ठाक लग जाती है इसमें और मार्क्स भी ठीक ठाक एग्जाम में आते हैं। कैटेगरी सी वो एरिया है जो मजा भी नहीं आता पढ़ने में, एग्जाम में भी कम नंबर का आता है। अच्छा, ऐसा भी ऑप्शन है? हाँ जी ऑप्शन है, और इसीलिए मैंने पूरे सिलेबस को कैटेगरी ए बी सी में बांटा है। कैटेगरी ए में जो चैप्टर्स हैं आप इनको ना स्क्रीनशॉट ले लेना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको आगे तक रहेगा आपके साथ में, नहीं तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना। सो कैटेगरी ए में आपके ये चैप्टर्स आते हैं। इन चैप्टर्स का मिलाकर के टोटल वेटेज एग्जाम में 58 मार्क्स का है। बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है, बड़े आराम से हो जाएगा। इस 58 में एक एमसीक्यू भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है। सो 30 मार्क्स का तो एमसीक्यू ही हो गया और बाकी 28 मार्क्स है जो कि कैटेगरी ए में आएगा। एमसीक्यूज को भी मैं आमतौर पे बड़ा इजी कैटेगरी गिनता हूं, तो उसको भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। फिर आते हैं हम लोग कैटेगरी बी में। कैटेगरी बी में जो जो चैप्टर्स है वो ये रहे। इन चैप्टर्स को मिलाकर के टोटल 42 मार्क्स का वेटेज है। सो वेटेज कैटेगरी ए के मुकाबले इसमें थोड़ा सा कम है। यहाँ पे टॉपिक्स ऐसे हैं जो, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये टॉपिक्स आपको आएंगे नहीं, पर ये टॉपिक्स में आमतौर पर मेहनत ज्यादा लगेगी। जैसे मटीरियल और लेबर, 2 चैप्टर्स तैयार करेंगे ना तो एग्जाम में एक ही क्वेश्चन रेडी होगा उसका। अब ये कैसे पता आपको, अगले सेगमेंट में बताऊंगा आपको मैं। अभी 2 मिनट रुको, नेक्स्ट सेगमेंट में चलेंगे, मैं आपको ये तक बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आएगा। चलेगा आपको उतना? ठीक है। सो मटेरियल और लेबर 2 बड़े बड़े चैप्टर्स, दोनों मिलाकर के एक ही क्वेश्चन पूछता है इंस्टीट्यूट, तो इसका आरओआई इतना अच्छा नहीं है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे आप एफर्ट बहुत डालोगे, मार्क्स सिर्फ 7 का ही आएगा। फिर ओवरहेड्स है, बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कुछ एरियाज में, बच्चों को आमतौर पे थोड़ा सा टफ भी लगता है और उस पे इंस्टीट्यूट सिर्फ 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ही टफ, आमतौर पे टफ है, और उसके ऊपर इंस्टीट्यूट 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। मार्जिनल कॉस्टिंग है तो इजी टॉपिक, लेकिन इंस्टीट्यूट यहां पे पूछता है 14 नंबर का सिंगल क्वेश्चन। अब यहां आती है प्रॉब्लम कि इवन दो टॉपिक ठीक है, लेकिन 14 नंबर का सवाल बनाना ना डेंजरस होता है। क्या पता फर्स्ट स्टेप में गलती कर दी, क्या मिलेगा? लड्डू। और इसीलिए 14 में लड्डू आने का भाई प्रोबेबिलिटी जहां होगा वो कैसे मैं कैटेगरी ए में डाल दूं। एंड फिर आता है अपना बजटरी कंट्रोल, जो कि अगेन एक इजी टॉपिक है, लेकिन फिर भी सिर्फ 7 मार्क्स का आता है और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तो मेरे हिसाब से यहाँ गलती होने के चांस है। कैटेगरी सी वो एरियाज हैं जहां पे यार हमें पसंद नहीं आता, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पसंद नहीं आता, कॉस्ट बुक कीपिंग जिसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के नाम से थोड़ी देर पहले सुने थे, पसंद नहीं आता। एंड फिर आता है थ्योरी। ये सब मिलाकर के एग्जाम में 28 मार्क्स का है और मैं कह सकता हूं कि ये कैटेगरी सी में जाता है। भैया क्या ये कहना सही रहेगा कैटेगरी सी को हम पूरी तरह अवॉइड कर सकते हैं एग्जाम में? नहीं कर सकते। क्या बोल रहे हो भैया, नहीं कर सकते? हाँ नहीं कर सकते। अगर आप पूरी कैटेगरी सी को छोड़ करके चले जाते एग्जाम में, क्योंकि मैं छोड़ने का तो रिकमेंडेशन दे ही नहीं सकता कुछ भी, बट अगर आप कैटेगरी सी फिर भी जिद करते हैं और बोलते हैं हम तो पूरा छोड़ के जाएंगे, तो आपका एग्जाम में कम से कम 7 मार्क्स का छूटेगा पेपर। अब ये कैसे पता चलता है भैया? ये पता चलता है थ्रू एक्सपीरियंस, जो कि अब मुझे तो बहुत टाइम का हो गया है और आपको भी धीरे धीरे हो जाएगा मेरे साथ रहते रहते। चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो होता ही जाएगा। तो पता चलता है कि यार एग्जाम में क्या आता है क्या नहीं आता है। इस सेगमेंट को मैंने नाम दिया पेपर लीक। एक्चुअल में ये कोई पेपर लीक नहीं है, इट इज जस्ट शेयर ऑब्जर्वेशन ऑफ हाउ इंस्टीट्यूट इज आस्किंग क्वेश्चंस, और उसके हिसाब से मैंने आपके सामने चैप्टर वाइज पूरा लिस्ट रखा है। अगेन 2 स्क्रीनशॉट्स ले लेना, एक बार फर्स्ट हाफ का, एक बार सेकेंड हाफ का, ताकि आपके पास ये पेपर पैटर्न हमेशा रहे। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि मैंने कहा था सेक्शन ए से आएगा, एमसीक्यूज 30 मार्क्स का ही आएगा, ये कंपलसरी होगा, करना ही पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट्स आने चाहिए। सो 2 के ए में कॉस्ट शीट आएगा, 7 मार्क्स का इजी क्वेश्चन होगा, अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन फिर वहीं पे 2 बी में मटेरियल और लेबर दोनों चैप्टर में से कोई एक का सवाल आएगा, आएगा इजी, लेकिन 7 मार्क्स के लिए आएगा, मेहनत ज्यादा है, वेटेज मतलब उतना ज्यादा नहीं है। 3 और 3 बी के लिए ओवरहेड्स और कॉस्ट बुक कीपिंग आने का चांस रहता है, ओवरहेड से एक सवाल और कॉस्ट बुक कीपिंग से एक सवाल। क्वेश्चन नंबर 4A 4B में सर्विस और प्रोसेस और कॉन्ट्रैक्ट, इन 3 चैप्टर्स में से कोई एक कोई 2 सवाल पूछे जाते हैं। सर्विस फिक्स है और बाद बाकी प्रोसेस और कॉन्ट्रैक्ट में से एक सवाल। 5A 5B में प्रोसेस, जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट में से एक और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 में मार्जिनल का इकलौता बड़ा सवाल जो कि 14 नंबर का एक मैं कह सकता हूं बड़ा केस स्टडी आता है और उसको सॉल्व करने के 14 नंबर होते हैं। आमतौर पे सवाल तो आसान आएगा लेकिन थोड़ा सा एफर्ट लगता है, इसमें गलती होने का चांस रहता है, तो ये थोड़ा सा डेंजरस एरिया हो जाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7A 7B में जो कि बजटरी कंट्रोल और कॉस्ट काउंटिंग स्टैंडर्ड से आता है 7 नंबर का, और फिर आता है थ्योरी 14 नंबर का। अब मैं आपको यही बता रहा था कि आप इन 3 चैप्टर्स को छोड़ भी देंगे तो भी आपका कुछ ना कुछ छूट जाएगा। क्यों? ये देखो, ये मैं बता रहा हूं आपको। अगर कोई बोलता है मैं कॉस्ट बुक कीपिंग भी नहीं पढ़ूंगा, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी नहीं पढ़ूंगा और थ्योरी भी नहीं पढ़ूंगा, तो होगा क्या? आप क्वेश्चन नंबर 3, 7 और 8 में इन तीनों में फंस गए। आप एग्जाम में सिर्फ 2 छोड़ सकते हैं। सो इवन दो कोई बहुत ज्यादा स्मार्ट भी है ना, तो भी ये गलती कर सकता है कि भाई हम ये तीनों पसंद नहीं आया, नहीं नहीं छोड़ देंगे। भाई तीनों छोड़ोगे तो आपके 7 नंबर वहीं का वहीं छूट जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड इसीलिए मैं चैप्टर वाइज भी आपके सामने पूरा डिस्प्ले किया हूं समरी कि भाई कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का कौन से क्वेश्चन नंबर में आएगा। ये हेल्पफुल है। इसी पे लाइक बना दो यार, एक लाइक बनता है इस वीडियो में, है ना? है ना? वो क्या था, महाकाल की कृपा से अभी एक लाइक ठोक दो। करेक्ट, जरूर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज द फाइनल थिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एंड ये हमारी स्पेशलाइज्ड या 60-40 स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा समय पहले मैंने ये डिवाइस की थी जिसमें मैंने बेसिकली स्टूडेंट को ना एग्जाम को अप्रोच करने का नजरिया बताया था, और ये नजरिया यार हमने सुना हुआ है। अब ये आपके सामने एक ग्लास है, ग्लास में आधा पानी भरा है। अब कईयों को ये दिखेगा हाफ एम्प्टी और कईयों को ये दिखने वाला है हाफ फुल, ठीक है ना? आधा भरा आधा खाली। अब देखो जिसका जैसा नजरिया वैसा दिखेगा। अगर आपको ये दिख रहा है आधा खाली तो आप आमतौर पे एक पेसिमिस्टिक अप्रोच लेकर के चल रहे हो, और अगर आपको दिखता है ये आधा भरा हुआ है तो आप ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेकर के चल रहे हो। अब ये एग्जाम में कैसे काम आता है? एग्जाम में ऐसे काम आता है कि 2 तरह से स्टूडेंट सोचने लगते हैं। एग्जाम में पहला सवाल देखे, पहला सवाल देख के अरे ये तो नहीं आता है, 5 नंबर मेरे गए, 7 नंबर मेरे गए, ये सोच अगर आप डाल देते हो कि मेरे तो 100 अब आएंगे ही नहीं, मेरे तो इतने नंबर कट रहे हैं, तो वहीं पे आप एक हाफ एम्प्टी वाला अप्रोच ले लेते हो, यानी कि आप एक पेसिमिस्टिक अप्रोच ले लेते हो, और एग्जाम में पेपर आपको ऐसे फंसाते ही जाता है। धीरे धीरे करते करते आपको दिखता है मेरे को तो 15 नंबर का नहीं आता, तो आप उस चक्कर में पूरे पेपर पे जो बाकी आपको आता भी रहेगा ना, उसको इतना बिगाड़ करके करते हो कि आपके 40 भी नहीं बन पाते पेपर में। तो वहीं पे अगर आप एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखो, यानी आशावादी होकर के रखो, तो आप आधी खाली नहीं आधी भरी देखोगे ग्लास को। और जब आप आधी भरी देखोगे ना, तो आपको पहला सवाल अगर नहीं भी आ रहा कोई बात नहीं, दूसरा तो आ रहा है, तो दूसरा आ रहा है तो उसको गिनो, तीसरा आ रहा है उसको गिनो, चौथा आ रहा है उसको गिनो। जैसे जैसे आप अटेम्प्ट करते जाओगे आप खुद के मार्क्स गिनोगे, और बहुत ही जल्द 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको वो एक मैं कह सकता हूं फीलिंग आ जाएगी कि इस पेपर में अब आप फेल नहीं हो सकते। और जैसे ही वो फीलिंग किक इन कर जाती है ना, उस पेपर में आपके लिए 60 के जो गेट्स हैं वो खुल जाते हैं। सो 60 हर कोई जो स्टूडेंट लेकर के आता है वो ऐसे ही नहीं ले पाता है भाई। तैयारी तो सबकी है, लेकिन माइंडसेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो तब आता है जब आप इस तरह से ना पेपर को बहुत डाइव इन करके घर से बहुत कुछ तैयार करके गए हो। एंड दिस इज व्हाट वी फोकस ऑन। हम पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, पर पढ़ाई के साथ साथ हम और भी चीजों पे अप्रोच करते हैं, स्ट्रैटेजी पे बहुत ध्यान देते हैं, ताकि एग्जाम में जब हम जाएं तो वो नील बट्टे सन्नाटा ना हो जाए। हम लोग प्रिपेयर्ड रहते हैं और दिमाग लगा के पेपर सॉल्व करते हैं। एंड इसीलिए ये अप्रोच रखना। 60-40 स्ट्रैटेजी काम क्या करवाएगी? बहुत सिंपल है, आपको पहले 40 मार्क्स अचीव करने के लिए काम करना है, और ये 40 मार्क्स लाना मुश्किल नहीं है। आप सिर्फ कैटेगरी ए पे ही काम करोगे तो आपके 40 मार्क्स आ जाएंगे। यस, अब समझ लो सारी चीजें रिलेट हो रही है। एबीसी कैटेगरी क्यों बताया था, पेपर पैटर्न क्यों बताया था, और क्यों बताया था चैप्टर वाइज स्टडी। ये हर चीज कनेक्ट होकर के लास्ट में जुड़ती है 60-40 स्ट्रैटेजी में, जहां पे पहले 40 मार्क्स सिर्फ कैटेगरी ए से अचीव किए जा सकते हैं। आप बिंदास इसको 1.5 घंटे समय लेकर के कंप्लीट कीजिए। एक बार आपका 40 मार्क्स अटेम्प्ट हो जाए, और मान लो उसमें गलतियों के बाद में भी आपके 30-32 नंबर आ जाएं एग्जाम में,
तो यार 30-32 अगर आपका फर्स्ट 90 मिनट्स में आ रहा है तो अगले 90 मिनट्स में आप आराम से स्कोर करोगे, आपको फेल होने का तो डर है ही नहीं, आप आराम से स्कोर करोगे एंड यू विल रीच क्लोजर एंड क्लोजर टू 60 और मोर। तो यही अप्रोच होता है और इसी अप्रोच में आपको चलना चाहिए। इस अप्रोच को हम कहते हैं 60-40 स्ट्रैटेजी। तो ये है भाई पूरा प्रिपरेशन करने का मॉड्यूल कि कॉस्टिंग को कैसे तैयार करना चाहिए। एंड दिसंबर 24 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यार डेफिनेटली इस पूरे वीडियो में जितना भी मैंने आपको ज्ञान दिया है इसको यूज में लाना। अब कई बच्चे बोलेंगे भैया हम कहीं और एनरोल्ड हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये आप अपने लिए खुद डिवाइस करो, अपने लिए डिवाइस करो, अपने दिमाग से ये बनाओ कि भाई मुझे ऐसा ऐसा खेल खेलना है, इंस्टीट्यूट के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ये मैं अटेम्प्ट करूंगा, 40 ले आऊंगा, फलाना ढिमकाना, सब सोचना आपको, करेक्ट। और वो सारी सोच लगातार आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाद बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, ठीक है। चलो इसी तरह और भी सब्जेक्ट्स के मैं आपको लेकर के आऊंगा हाउ टू प्रिपेयर वीडियोस, तो उन सबको जरूर से देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए, बाय।